तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे कि देखिए, कभी भी कोई बहुत बड़ी जब भी कोई क्राइसिस आता है या किसी तरीके की कोई इशू आती है तो रियल एस्टेट बिजनेस कैसा कैसा परफॉर्म करता है, या उसमें हमें क्या काम करना चाहिए, या हमारे लिए क्या होता है, और एक्सपीरियंस क्या कहता है, पास्ट कुछ सालों का एक्सपीरियंस क्या कहता है इसके अंदर में, हम लोग आज उस पर बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहली चीज ये आती है कि कभी भी कोई, जब मुझे बाकी बिजनेस का नहीं पता, यकीन मानिए मैंने सिर्फ लास्ट 13 ईयर से मैं सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर ही हूँ, और मुझे इसी के बिजनेस के बारे में ज्यादा पता है और मेरे को टिपिकली इस बिजनेस के बारे में पता है। तो गाइस 13 साल में मैं कई बार ऐसी सिचुएशन को देख चुका हूँ, 13 साल में मैं ऐसे कई एपिसोड देख चुका हूँ जहां पर कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि न्यूज एजेंसी और मैंने बिल्डर के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होते हुए देखा है कि वहां पर वो इतने झगड़ जाते हैं कि न्यूज वाले उनके अगेंस्ट छापने लग जाते हैं। तो बहुत इम्पैक्ट देखा था रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर में। कई बार इकॉनमी नीचे की तरफ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे 2008 के आसपास में बात करते हैं, इस टाइप में है कि 2014 के अंदर में आया था। नोटबंदी के टाइम पे क्या हुआ था कि नोटबंदी के टाइम पे रियल एस्टेट ने कैसा परफॉर्म किया था, और फिर ये जो सारे पैंडेमिक्स होते हैं इसके टाइम पे भी कैसा परफॉर्म किया रियल एस्टेट ने। देखिएगा, इस चीज में मैंने बहुत एक क्लोजली चीज वॉच करी है कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। जो सारा का सारा डिवाइड है वो दो भागों में बढ़ जाता है हर बार। इस करंट पीरियड में भी दो भागों में बढ़ गया। जो ये पूरा पैंडेमिक का पीरियड है इसके अंदर में भी दो सिचुएशन में बढ़ जाता है। देखिए, पहले तो वो तरीके के लोग होते हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में देखेंगे, चाहे वो डेवलपर बेस पे हो या चाहे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, तीन तीन ही होते हैं पूरे रियल एस्टेट में। एक डेवलपर होता है, या एक सेलर होता है, और एक बायर होता है। अब तीनों में क्या देखा जाता है कि दो, एक कैटेगरी तो ये होती है कि वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं या बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं, या कोई भी सिनेरियो हो तो उसके अंदर में तो पैनिक में भी देखा यही गया है कि अगर तो डेवलपर किसी कारण से पैनिक में आ जाता है तो वो अपने प्राइस को डाउन कर देता है। तो फिर वो इन्वेस्टर के फेवर में आ जाती है बात, यानी जो बायर के जैसे बायर लेने वाला होता है तो उसके फेवर में चली जाती है। अगर सेलर कई बार जब पैनिक में आ जाता है, फॉर एग्जांपल सेलर किसी सेंस में पैनिक में आ गया या उसको लगने लग जाता है कि पता नहीं अब रियल एस्टेट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पीरियड ऐसा आया था 2008 के आसपास की बात है ये, एंड 2014 में क्या हुआ कि सडनली कुछ जीएसटीज और कुछ इतने बड़े टैक्सेस लगने शुरू हो गए थे कि रियल एस्टेट सडनली ऑन क्रैश के स्टेज पे आ गया था नीचे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं, हो सकता है इतना जीएसटी नहीं लगना चाहिए अगर प्रॉपर्टी कोई बाय कर रहा है, क्योंकि वो 7% तो पहले ही 7% तो पहले ही वो रजिस्ट्री का अमाउंट दे रहा है हर प्रॉपर्टी। और 7% बहुत बड़ी बात होती है गाइस। 1-2% के लिए क्लाइंट इतनी स्ट्रगल करते हैं, वो लोगों का डिस्काउंट मांगते हैं, और सरकार स्ट्रेट 7% लेती है। सडनली उसके ऊपर जीएसटी और लग जाए तो लोगों को लगा था कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये नीचे जाएगा, इसका जीएसटी नीचे जाएगा। तो उस पीरियड में लोगों ने, जो खरीदने वाले लोग थे, उन्होंने अपना रोक लिया था पैसे को कि मैं, जब ये नीचे जाएगा तब हम लोग लेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो हम नुकसान में चले जाएंगे। तो ये भी एक पीरियड आया था। तो अब ये सिनेरियो जब हुआ 2014, 2000 और 2008 के अंदर, तो थोड़ा इकोनॉमी का इशू आया था कुछ, सो जो डिप आया था। तो दोनों ही कंडीशन में 2014, तो इसमें क्या हुआ कि जो सेलर्स थे ना, वो सेलर बाहर आने निकलने शुरू हो जाते हैं। उनको लगने लग जाता है यार अब रियल एस्टेट में कुछ नहीं रहा, 1-2 साल तक बहुत दिक्कत आएगी। तो वो सेलर जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, वो ट्रेडिशनल कोई काम करने लग जाएंगे या सीजनल काम करने लग जाते हैं। ऐसे कई रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैंने देखे हैं जो सीजनल, उस टाइम पे 2014 मुझे अभी भी याद है कि सेक्टर 63 नोएडा के अंदर में ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो प्रॉपर्टी में काम करते थे, जो सेलर्स थे, वो अपना व्यापार बंद करके चले गए थे। जब वो अपना व्यापार, लेकिन डेवलपर तो अपना व्यापार बंद करके नहीं जा सकता ना। तो इस पीरियड में भी क्या होता है कि जैसे ही ऐसे कोई सिनेरियो आता है तो डेवलपर को जरूरत होती है सेलर्स की, तो उनके वो कमीशन हाई कर देता है, कई बार उनको बहुत अच्छे ऑफर्स देने लग जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन साइड बाय साइड होती है। तो गाइज उस सिचुएशन में इन 2014 2016 के पीरियड में जब लोग छोड़ के जा रहे थे, तो मुझे ये मेरे गुरु, मेरे मेंटोर ने सिखाया था, जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन होती है उसमें हमेशा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सेम मेरे को लगा, मैंने उसमें देखा कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एंड गाइस मैं आपको बता सकता हूँ। एंड 2016 2017 में रियल एस्टेट के अंदर में मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी थी। उसका सिंपल रीजन ये था कि बहुत लोग छोड़ के चले गए थे, रियल एस्टेट को एकदम से क्विट करना शुरू कर दिया था। तो एक स्पेस बन गया था, काफी स्पेस, लेकिन डेवलपर की यूनिट तो उतनी थी।
तो डेवलपर को तो बेचना था, तो उसने बहुत कमीशन हाई कर दिए, इंसेंटिव्स हाई कर दिए थे। और गाइस, जितना प्रॉफिट हमें 3 सेल या 4 सेल में होता था, उतना प्रॉफिट हमें 1 सेल में होने लग गया था। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज निकल के आया था। लेकिन ये उतनी टफ सिचुएशन नहीं है। अगर आज की सिचुएशन बात करते हैं तो ये आज की फेवर करती है हर किसी को। देखिए गाइज, आज की सिचुएशन में क्या चीज है, मैं आपको सारी सारी बातों का निचोड़ बताता हूँ। और मैं आखिरी में आपको कुछ मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रूवन डेटास भी दूंगा कि देखिए ये मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको फेवर कैसे करती है। कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज, होता क्या है कि अब इस पीरियड के अंदर में दो तरीके के लोग होते हैं। और ये वो इतना टफ पीरियड नहीं है। मैं वैसे टफ कह रहा हूँ, लाइफ की वजह से हो सकता है टफ हो, जो सिनेरियो चल रहा है बीमारी का उसकी वजह से हो सकता है टफ हो। लेकिन ऑन बिजनेस सेंस और खासकर रियल एस्टेट के लिए ये बिल्कुल भी टफ पीरियड नहीं है। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको क्यों। देखिए, होता क्या है कि जैसे ये पीरियड है ना, तो जो समझदार इन्वेस्टर होता है उसे पता है कि अब आगे फ्यूचर में इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएगी। अब अगर इकोनॉमी नीचे की तरफ जाएगी, देखिए हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारा जीडीपी कम हो रहा है या हमारी ग्रोथ कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपके पास में अगर घर में 1 लाख रुपए रखे हैं, 10 लाख रखे हैं, या आपके पास में 1 करोड़ रुपए रखे हैं, तो बट ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए आपके घर में नहीं रखे होंगे, 1 करोड़ कहीं इन्वेस्ट होंगे। अब वो कहाँ का इन्वेस्ट हो सकते हैं? वो म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, आपने किसी को दे दिए हो सकते हैं, आपका कोई और काम हो सकता है, कहीं शेयर्स में हो सकते हैं। मोस्टली आप देखिए बिलियन बिलियन डॉलर इंडिया का ही शेयर्स के अंदर लगा हुआ है। अब लोगों के पैसे क्या होते हैं, वो इन जगहों पर इन्वेस्टेड होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इकोनॉमी अब नीचे की तरफ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भी पता चले कि इकोनॉमी अब फ्यूचर में नेक्स्ट 1-1.5 साल नीचे की तरफ जाएगी, यानी हमारे रुपए की वैल्यू अब गिरेगी, आपका पहला एक्शन क्या होगा? अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो मान के चलते हैं आपके बैंक में एफडी के रूप में है, एफडी के रूप में, और आपको पता है कि अब इकोनॉमी नीचे की तरफ में जाएगी, तो आप उस 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? ये सवाल है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए कि अब क्या करोगे आप। तो गाइज, अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 करोड़ है, छोटा बायर होगा तो गोल्ड में चला जाएगा। आप अपने इस रुपए को स्टेबल करोगे, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर रही है। यानी कि आज जो चीज 1 लाख की आ रही है, अगर मैं कल इसी 1 लाख से कुछ लेने जाऊंगा, तो जो सामान, जितने का सामान मैं आज 80,000 में खरीद सकता हूँ, 1 साल बाद में उस सामान को 1 लाख रुपए में आएगा। इसे कहते हैं रुपए की वैल्यू नीचे जाना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है लोगों के पास में? वो क्या करते हैं, अपने पैसे को स्टेबल करना शुरू करते हैं। और स्टेबल करने के लिए उनके पास जो सबसे अच्छी जगह होती है, अगर वो बड़ा इन्वेस्टर है तो वो रियल एस्टेट होता है उसके पास, ताकि इससे पैसा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि देखिए, हमारे कोई भी चीज आप अपने मनी को वहां स्टेबल कर सकते हैं जहां सप्लाई लिमिटेड हो। यानी कि अगर किसी भी चीज की सप्लाई लिमिटेड है ना, तो वहां पर पैसे को आप अपना स्टेबल कर लो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड है, हमें पता है कि सप्लाई उसकी बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन जो लैंड है, जो हमारा लैंड है, वो हमें पता है कि चाहे कुछ भी कर ले हम लोग, वर्ल्ड का जो लैंड है वो लिमिटेड लैंड ही है, इंडिया का लैंड है वो लिमिटेड लैंड ही है। लैंड हमारे पास हमेशा लिमिटेड ही होएगा। तो जनरली हम ऐसी चीजों में पैसे डाल देते हैं जहां पर चीजें लिमिटेड लिमिटेड होने से क्या होता है, वो पैसे की वैल्यू गिरनी बंद हो जाती है। मैं फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आज अगर हमारा कोई प्लॉट है, अगर वो 55 लाख रुपीज का है, अगर हम वो ले लेते हैं, तो हो सकता है ये 55 लाख रुपए मेरे स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल कैसे हो जाते हैं कि अगले साल में अगर मेरे को बेचना पड़े, तो मुझे पता है कि 55 लाख रुपीज से इसकी कीमत इतनी तेजी से नामुमकिन है, गिरना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा फेर है। जितनी तेजी से रुपए की वैल्यू गिरेगी, उतनी तेजी से हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं गिर सकती है, नामुमकिन है। क्योंकि रुपया जो है वो लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। पर जो लैंड होती है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो लिमिटेड होती है। तो लोग म्यूचुअल फंड शेयर से पैसे विड्रॉ करते हैं, तभी आपने देखा होगा कि जनरली शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है। ये सारी चीजें क्योंकि लोग विड्रॉल करना शुरू कर लेते हैं पैसे उसमें से, और विड्रॉल करके वो ऐसी चीजों में डालना पसंद करते हैं जो कि स्टेबल हो जाए 1-2 साल तक पैसे। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि रियल एस्टेट से अच्छा कोई स्टेबिलिटी आती नहीं है। नाउ पहला ऑप्शन। दूसरा क्या आता है गाइस, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आपके पास में पैसे कमाने के बहुत अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं रियल एस्टेट में। कैसे? देखिए, टूर एंड ट्रैवल जो एजेंट्स हैं, ऐसे बहुत से बिजनेस है जो सफर करें, लेकिन उनके पास में डेटाबेस है। अभी वो बिजनेस नहीं कर सकते अपना, जैसे टूर एंड ट्रैवल वाला वो बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। अब वो कैसे करते हैं,
और वो टूर एंड ट्रैवल कैसे आता है, चाहे बैंकर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, म्यूचुअल फंड एजेंट्स हो, सो उनके डेटाबेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और ये डेटा मिलता कहाँ से, देखिए उसके लिए गाइस मैंने जैसे बताया, मेरा पूरा स्कूल है, हब बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में है कि कैसे इनका डेटा मिलता है, उनको मैसेज कैसे करते हैं इस पीरियड में, उनको अपने साथ लाते कैसे, वो सारी चीज मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त में उनका डेटाबेस है, जो 10 साल से टूर एंड ट्रैवल एजेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतने साल से काम कर रहे हैं, तो उनका ये डेटाबेस मिल जाए हमारे को, और वो डेटाबेस आपके पास आता है, और हम उनको बोलते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं कि भाई अपने पैसे को आप स्टेबल कर लीजिए, इस पीरियड के अंदर में आगे इकॉनमी, रुपए की वैल्यू नीचे जाएगी। उन्हें बात लॉजिकल समझ में आती है और वो जल्दी से निकाल के अपने पैसे को रियल एस्टेट में डालना पसंद करते हैं। तो ये तरीका होता है बहुत अच्छा। तो दो दो तरफ से अपॉर्चुनिटी आती है। पहली अपॉर्चुनिटी आती है, कितने तरीके की अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। पहली अपॉर्चुनिटी तो निकल के ये आ गई कि हमारे पास में जो बिल्डर हैं, क्योंकि उनके पैसे इन्वेस्टेड है, तो अब वो बहुत कम दाम पे बायर्स को देंगे, आपका कमीशन मेंटेन रखेंगे, अपना मार्जिन वो कम करेंगे। और मैं बता दूं, इनका मार्जिन बहुत होता है, मतलब अच्छा मार्जिन रखते हैं अपना। तो वो अपना मार्जिन को काफी कम करके, यहाँ पर जो मार्जिन है वो बेनिफिट दिया जाता है बायर को। बायर को ये लगता है प्रॉपर्टी की फ्यूचर के अंदर में इकॉनमी नीचे जा सकती है, मुझे पैसे स्टेबल करने हैं, तो दोनों तरफ से मैचिंग हो जाती है। तीसरा, इस काम को कौन कराता है, सेलर्स होते हैं, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं, इस काम को वो कराते हैं, तो वहां पर बेनिफिट होता है। तो ये तो हुआ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं डेटाबेस जुटाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के लिए बहुत से व्यापार होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, आप उनका डेटाबेस ले सकते हो, तो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है। अब वो पूरा का पूरा कैसे वो डेटाबेस मिलता है, इस पीरियड में कैसे उनसे डेटा लिया जाता है, कैसे वो पार्टनरशिप की जाती है, गाइज उसमें मेरी मास्टरी है पैन इंडिया के अंदर में, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। और इसमें मैंने अभी तक 1400 1400 यूनिट इसी तरीके से मैं अभी तक सेल कर चुका हूँ, मतलब नॉट डायरेक्ट, मतलब मार्केट में जब भी इस तरीके से कोई इशू आता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मार्केट से डेटाबेस निकालता हूँ उन लोगों का जिनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है, और उस बिजनेस का डेटा निकालने के बाद में उन लोगों को मैं व्हाट्सएप एसएमएस करना शुरू करता हूँ। और क्योंकि उनको एक्स्ट्रा अभी इनकम की जरूरत होती है, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो मुमकिन काम करते हैं, वो हर अपना वो कंफर्ट जोन तोड़ देते हैं, जो अगर नॉर्मल डेज में वो नहीं तोड़ते। तो हर बार बहुत अच्छा बिजनेस आया है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, ऐसी सिचुएशन में गाइस मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा आया है। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट ईयर की भी बात करूं तो भी बहुत अच्छा बिजनेस आया था। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ इसी पीरियड के। सो एक एक करके गाइस मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको डेटा दिखाता हूँ गोदरेज का, आज 2020 का, 2021 का, सॉरी 2021 का मैं डेटा दिखाता हूँ कि इसका कितना सेल हुआ है इसके अंदर में। ओके, नाउ गिव मी सेकंड, दिस इज, ये देखिए। पहली चीज तो ये आती है कि गोदरेज प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट Q4 ब्लॉकबस्टर। पहली चीज तो वो ब्लॉकबस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है Q4 के अंदर में। सो यह है 2021 का फरवरी का डेटा है। अगर यहाँ पर आप डालोगे गोदरेज स्ट्रॉन्ग सेल्स, अगर आप ऐसे करके स्ट्रॉन्ग सेल्स डालेंगे, तो आपको काफी आइडिया लगेगा इसके अंदर में। तो देखिएगा इस गोदरेज, ये आपका है 4 मई का, जिस वक्त में सब पूरा पेंडेमिक ले सकते हैं। तो उस टाइम पे जो टोटल टर्नओवर किया 6,725 करोड़ का टर्नओवर ये कर चुका था। 9,345 होम इसने सेल करे हैं इस पीरियड में। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि मैं हमेशा से यही बात बोलता हूँ कि दो तरीके के लोग होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो पहला जो इंसान होता है वो कहता है देखो जी कितनी दिक्कतें हैं मार्केट में, और दूसरा आदमी कहता है भाई यार, जो लॉजिकल आदमी होता है उन्हें पता होता है कि प्रॉब्लम का मतलब ही एक अपॉर्चुनिटी है। whenever there is a problem, there is a new opportunity. सो वो क्या करता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और उसमें बहुत अच्छी अर्निंग करता है। सेम डेटा आपके सामने, मैंने बहुत से ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट को देखा है कि उनको उनको ही बिलीव आने लग गया कि मार्केट में क्या होगा, ये कैसे होगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, पैनिक का माहौल है। इट्स गाइस 9,345, 6,735 करोड़ का टर्नओवर तो सिर्फ गोदरेज ने किया, और ये मई तक की डेट का है। फर्स्ट क्वार्टर जो इसका था, इट्स मई 2021 ये डेटा था। अब मैं आपको दूसरा डेटा दिखाता हूँ, इट्स एन इन्वेस्टर्स क्लिनिक का डेटा है गाइस। ये इन्वेस्टर्स क्लिनिक जो है,
ये एक ब्रोकर है, इट्स नॉट, मैं किसी, अभी तो बिल्डर था गोदरेज, तो एक ब्रोकर की बात करते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा दिखाता हूँ, जब पूरे इंडिया में बिजनेस बंद थे, घर नहीं जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, लोग अपने मतलब लॉक थे जहां पर भी। सो वहां का मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा दिखाता हूँ, लेट मी शेयर यू। अब आपने करना क्या है, देखिए, ओके, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, दिस इज इन्वेस्टर्स क्लिनिक। तो उसका जो गाइस, जो लास्ट ईयर का रिवेन्यू था, जो इन्वेस्टर क्लिनिक का लास्ट ईयर का रिवेन्यू था, वो 7,000 करोड़ का था। अब आप कहोगे 7,000 करोड़ का रिवेन्यू था तो होता होगा, नहीं, ये डबल था 2019 से, यानी कि 2019 के अंदर में 2019 के अंदर में जितना टर्नओवर था उससे डबल हुआ था ये इस 2020 में। रीजन वही, बिल्डर ने कमीशन बढ़ा दिया था, बायर को पैसे इन्वेस्ट करने थे, और उसने अपना प्राइस कम कर दिया था, ऑफर अच्छे थे, बैंकों ने लोन कम कर दिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया था। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब भी ऐसी कोई चीज होती है, क्योंकि सबको पता है कि रियल एस्टेट एक अकेला ऐसा सेक्टर है, रियल एस्टेट एक अकेला सेक्टर है, अगर ये रोटेट होता रहता है तो इकॉनमी रोटेट होती है। आपने कभी नोट किया है कि अकेला रियल एस्टेट सेक्टर कितने बिजनेस रन करता है? मैं बताता हूँ कैसे। आपका एक घर बनता है, एक घर के अंदर में वायर डलता है, टाइल्स डलती हैं, आपका सैनिटरीज होती है, और वुडन वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है। और एक इंडस्ट्री, सिर्फ एक रियल एस्टेट कितनी इंडस्ट्री को रन करता है? बाकी किसी इंडस्ट्री में इतना पावर नहीं है कि अगर वो चलती है, अगर वो चल रही है तो वो इतनी इंडस्ट्रीज को रन करती है, पर अकेली रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर रन होती है तो ये बहुत इंडस्ट्रीज को साथ में लेके चलती है। अब कल घर बनेंगे, बहुत सारे रियल एस्टेट में नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री, कारपेंट्री आपका, और आईटी इंडस्ट्री, जो क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ईच इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो ये बात गवर्नमेंट को भी पता होती है। नाउ गाइज, अब आपको करना क्या है इस पीरियड के अंदर में, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए जो टाइम है ये तो बीतेगा ही बीतेगा, टफ टाइम तो जाएगा जाएगा, टफ टाइम जाएगा, लेकिन मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा, ये इतना टफ टाइम भी नहीं है जितना टफ टाइम बताया गया है, बिकॉज अगर टोटल सिनेरियो में देखा जाए तो इट्स 1%, अगर 1% अप टू 99% तो टफेस्ट नहीं है, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इससे टफ टाइम ना आए। नाउ अब करना क्या है इसके अंदर में, आप भी, आप में से आपके पास दो ऑप्शंस है, इसको अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगला 6 मंथ्स रियल एस्टेट में आपकी लॉटरी है। आप अगले 6 महीने कितने पैसे कमाना चाहते हैं रियल एस्टेट में, आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो कैसे आते हैं। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये डेटाबेस जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट म्यूचुअली कहाँ से मिलता है, उनको कैसे डील करते हैं, उनके लोगों को कैसे लेते हैं, उनका क्लाइंट बेस कैसे निकलवाते हैं, तो उसको पूरा समझने के लिए वो मेरा ऑलरेडी स्कूल बना हुआ है, देयर इज माई स्कूल, रियल एस्टेट का ऑनलाइन स्कूल है, उसमें कोर्सेज है मेरे सारे ये। पर उसमें जाने से पहले मैं चाहूंगा, फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर में आ गई हैं जो अपना बहुत अच्छा व्यापार कर रही हैं। मैं एक कंपनी का नाम भी आपको बताता हूँ कि EXP रियलिटी करके है, जो कि यूएसए की बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा काम किया उसने, अभी मुझे नहीं पता इंडिया में कैसा परफॉर्म करेगी, वो इंडिया में आ गई है। सो उसके लिंक्स हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे, आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं इस पीरियड में, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, और एक्चुअली इस पीरियड में आपकी लीड कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो रियल एस्टेट बेचने वाले लोग होते हैं वो चले जाते हैं, तो आपकी लीड कॉस्ट कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है इस पीरियड में। एक्चुअली ढेर सारे एडवांटेज है इसका, इस टाइम पे काम करने के। तो उसके लिए गए, सबसे पहला काम यही होता है कि आपका, मेरा जो वेबिनार होता है उसको आपको अटेंड करना पड़ता है, और एंट्री गेट वही है, उसमें आपको मैं तकरीबन 1.5 आवर अपना ब्लूप्रिंट शेयर करता हूँ कि मेरा ब्लूप्रिंट क्या है उसमें। और वो ब्लूप्रिंट पूरा देखने के बाद में आप में से जिसको भी लगता है कि उसको आगे बढ़ना है, सो फिर मैं आगे की स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि किस तरीके से आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई बोनसेस भी होते हैं तो वो भी मैं वेबिनार के अंदर ही डिस्कस करता हूँ, आउट ऑफ द वेबिनार में वो डिस्कस करता भी नहीं हूँ बोनसेस को, क्योंकि जो सीरियस ही नहीं है उसके साथ क्या बोनस डिस्कस करना। तो वेबिनार जब वो पूरा अटेंड करता है, आखिरी तक जाता है, तो सीरियस आदमी होता है, देन उसके साथ तो बोनसेस डिस्कस करने में मजा भी आता है। तो कैसे आगे की तरफ जा सकता है, उसमें कंपनी को कैसे ज्वाइन करना होता है। फिर गाइज, मैंने ना सबसे अच्छी बात क्या करी हुई है कि मैंने पैन इंडिया ना, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने रियल एस्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको मैंने राइट डाउन किया था, क्योंकि मैं भी नया था, कभी मेरे को भी दिक्कतें तो आई होंगी ना, तो मैंने जितनी प्रॉब्लम थी उनको राइट डाउन किया था। जैसे
एक नया आदमी जब आता है तो उसे एक स्मूथ एंट्री गेट नहीं मिलता। तो मैंने अपने स्कूल के थ्रू एक एंट्री गेट क्रिएट किया कि आप लोगों को एक रियल एस्टेट में एंट्री मिल सके। दूसरा, यहाँ पर दो चैलेंज आती है कि बहुत अच्छा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल नहीं, कि आप कहीं पर भी फंस जाओ, बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो वो भी मैंने तैयार किया कि वो एडवांस्ड पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर तैयार किया। एंड गाइस, वो मैंने अभी नहीं किया, लास्ट 9 साल लगे हैं मुझे उसको बनाने में। तो वो फुल प्रूवन सिस्टम है। तीसरा, यहाँ पर क्या होता है गाइस कि एक कोई सेंटर प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए। तो मैं लाइव ट्रेनिंग लेता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए मेरी लाइव ट्रेनिंग होती है हर वीक में। तो उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया जाता है उसके अंदर में। मतलब हर महीने में एक बार होता है ऐसा कि जब Q&A, जैसे लास्ट सेशन था तो Q&A सेशन था, तो वो चीज की जाती है। उसमें उनको बहुत बेनिफिट होता है कि एक बार सबके Q&A निकल जाते हैं। फिर उसके बाद गाइस, मैंने टेलीग्राम की एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ये पेड मेंबर्स की कम्युनिटी है, मेंबरशिप है बेसिकली। तो इट्स नॉट एन ऑल अबाउट इट्स जितनी, क्योंकि वो कम्युनिटी क्यों बनानी थी गाइस, आप नोट करिएगा, रियल एस्टेट में आदमी खुद ही अकेला कर रहा होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होती एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। सो मैंने हेल्प बनाया था। तो ओवरऑल आई मेड अ मेंबरशिप प्रोग्राम। मेंबरशिप का मतलब लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है हमारी, उसके अंदर में हम मिलके काम करते हैं। आप किसी भी सिटी से हो तो वो टेलीग्राम के अंदर में आप सिटी यूज कर सकते हो। आपको कोई प्रोजेक्ट ढूंढना है, आपको कंपनी ढूंढनी है, आपको मान के चलिए कौन कहाँ काम करना है, कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं कौन सी मार्केटिंग अच्छी है, कौन सा लीड जनरेशन अच्छा है। वो सारा डिस्कशन हम लोग, वो जो मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम है, जो टेलीग्राम का पेड मेंबरशिप है, दैट इज प्राइवेट कम्युनिटी है, वहाँ हम लोग ये सारी चीजें शेयर करते हैं। फिर वीकली ट्रेनिंग करते हैं, फिर हमारी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स होती हैं इस टाइप से। तो गाइस, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर का जो एंट्री गेट होता है वो मेरा वेबिनार ही होता है। वो फ्री वेबिनार 1.5 घंटे का, जिसमें मैं आपको अपना ब्लूप्रिंट शेयर करता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको अपना पूरा ये जो मेरी मेंबरशिप है इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट ढूंढने से लेके, प्रोजेक्ट करने से, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से लेके, मार्केटिंग से लेके, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसके अंदर में मिल जाता है। ठीक है गाइस, सो ऑल दी बेस्ट। और मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके हैं, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, रियल एस्टेट में आप जितने पैसे सोच रहे हो बना लीजिए। 50% से ज्यादा जो बैड प्रैक्टिस करते थे वो आउट है। बिल्डर ने प्रॉपर्टी के दाम अभी घटाएंगे, बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे, उसके बाद में बिल्डर अपने कमीशंस बढ़ाएंगे। ठीक है जी। और ये सारे बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो दो लोगों को मिलेंगे। एक मिलेगा बायर को, और अगर बायर को बेनिफिट मिलता है, सो गाइस आपको तो बेनिफिट बाय डिफॉल्ट मिला ही मिला। सो अच्छा पीरियड नहीं आएगा। सो गो अहेड एंड थैंक यू सो मच। एंड कमेंट्स में जरूर डालिएगा जो आज आप इस पर्टिकुलर जो आज के सेशन से आपने क्या सीखा है, उसको जरूर डालिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।